दोस्तों, जब भी हम जापान के बारे में बात करते हैं तो एक चीज जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो है वहाँ की हाई टेक्नोलॉजी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और उनकी क्रिएटिविटी। जी हाँ, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह बर्बाद हो चुके जापान ने टेक्नोलॉजी के बल पर कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर लिया। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे जापान को और बेहतर तरह से समझने की। इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, अभी सब लोग ये जानते हैं अच्छे से कि क्रिएटिविटी के मामले में जापानियों का कोई मुकाबला नहीं है और इसी वजह से जापान के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद ही दुनिया के किसी और देश के पास है। जापान को दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक माना जाता है और बहुत कम ही ऐसे देश हैं जो जापान को टेक्नोलॉजी के फील्ड में टक्कर दे सकते हैं। कहते हैं कि प्रकृति के आगे सभी ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजीज ढेर हो जाती है। जापान एक ऐसा देश है जहां हर साल औसतन करीब 1500 भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के घर इस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जिससे उन पर भूकंप का कोई असर ही नहीं होता। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर बम तक का हमला हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। फिर भी जापान ने इतने कम सालों में टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप किया जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे तो जापान हमारे भारत से कई गुना छोटा है, जो कि लगभग 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और देखने में इस देश की पॉपुलेशन भी कुछ खास नहीं है। और इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो यह करीब 12 करोड़ 50 लाख के आसपास है। लेकिन इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जापान के लोग एक एडवांस लाइफ जीते हैं। जापान के लोगों के रहन सहन का तरीका काफी अलग है। हमारी इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 साल पहले सारी दुनिया कोरोना वायरस के चलते अपने अपने घरों में रहने को मजबूर थी, तो वहीं जापान में कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी और इसी वजह से जापान कोरोना अफेक्टेड देशों में सबसे निचले स्थान पर था। इन सब चीजों से पहले एक बार जापान के इतिहास के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहते हैं कि 19वीं सदी के अंत में जापान की शक्ति और बढ़ने लगी। पहले चीन और फिर रूस को हराने के बाद जापान ने ताइवान, कोरिया और रूस के सखालिन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था। 20वीं सदी में जापान का वेस्टर्नाइजेशन हुआ और उसने तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पकड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने एलाइज की तरफ से भाग लिया था। युद्ध के बाद इंस्टेबिलिटी के दौर भी आया, लेकिन जापान की ताकत फिर भी कम नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी पॉलिसी को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जर्मनी और इटली के साथ था। इस युद्ध से पहले ही जापान का चीन से युद्ध शुरू हो गया था। पर्ल हार्बर पर जापान के हमले ने अमेरिका को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खींच लिया था, जिसके बाद जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जापान में नए कॉन्स्टिट्यूशन और नई डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अप्रैल 1942 में टोक्यो पर हुए डूलिटल रेड से लेकर अगस्त 1945 में 2 एटम बम गिराए जाने तक लगभग 4 साल तक अमेरिकी बमबारी ने जापान की इंडस्ट्रियल पावर को बहुत हद तक खत्म कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जापानी इकोनॉमी चरमरा गई थी। सैंपल के लिए बताएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक जापानीज कॉटन इंडस्ट्री अपने घुटनों पर आ गई थी। जापान के स्टील प्रोडक्शन का लगभग 93% ही खत्म हो गया था। वॉर से पहले के हालातों की तुलना में देश की जीएनपी 1946 में आधे से भी कम रह गई थी और हाइपर इन्फ्लेशन के कारण देश भुखमरी की कगार पर था। लोगों की लिविंग कंडीशंस बेहद खराब हो चुकी थी और खाने की चीजें भी बहुत महंगी हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चों में माल न्यूट्रिशन और बीमारियां फैलने लगी थी। और यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों जापान के रिवाइवल की। जी हाँ, जिसमें उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि कैसे बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार किया जाता है। लेकिन अगर हमें जापान के डेवलपमेंट फेज को समझना है तो उसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। बता दें कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान की सफलता का क्रेडिट कई फैक्टर्स को जाता है, जैसे कि हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स, कल्चर ऑफ वर्क हार्ड एंड इनोवेशन और गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए मजबूत समर्थन। पहला फैक्टर है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। 1947 में जापान ने एजुकेशन रिफॉर्म की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और बेसिक राइट टू एजुकेशन नाम का कानून बनाया। यह कानून देश के हर आदमी को एजुकेशन का बेसिक राइट देता है। इसमें कहा गया था कि शिक्षा का मतलब है पूरे समाज में एक बेहतर कोड बनाया जाए जहां लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हो और टीचर्स को समाज में एक बेहतर दर्जे से देखा जाए। बता दें कि इसी कानून के तहत हर सिटीजन को 6 से 9 सालों तक पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा देने का सिस्टम था। इस फॉर्मूला को 6-3-3-4 के नाम से जाना जाता है, यानी कि 6 साल प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, 3 साल सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और आखिर के 4 साल सीनियर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने खुद के टेक्निकल स्कूल खोलने की भी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर ज्यादा फोकस किया, ताकि टेक्नोक्रेट्स का एक ऐसा पौधा तैयार किया जा सके जो आगे चलकर देश की तरक्की में अपना साथ दे।
अगला दूसरा बड़ा रीजन है लोकल प्रोडक्शन, मतलब अपने ही देश में प्रोडक्शन करना। स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने इंडस्ट्रीज के फलने फूलने के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट तैयार किया। कहते हैं दोस्तों कि वहाँ की सरकार की कंपनियों पर एक मजबूत पकड़ थी और उन्हें नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने में सहायता करती थी, जैसे कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और इकोनॉमिक सहायता प्रोवाइड करवाना। कहते हैं कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया गया और वो भी उनके बेस लेवल पर। उनकी इंजीनियरिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने तक हर फेज को बेस्ट बनाने की कोशिश की गई। इसमें कंप्यूटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करना इस इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन का एक मेन हिस्सा था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए एक और बड़े कारण की बात करें तो आपको पता चलेगा कि 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन करने के बाद जापानी सेना को ऑफिशियली डिसमेंटल कर दिया गया था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि जब अमेरिका ने जापान को अपने कब्जे से छोड़ा तो उन्होंने जापान से कहा कि तुम अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं बना सकते। कहने को तो ये ट्रीटी जापान के अगेंस्ट थी, लेकिन दूसरी तरफ इसका जापान को अच्छा खासा फायदा ये हुआ था कि अब उसको अपनी आर्मी पर लगाने वाला खर्च सीधा सीधा बच रहा था, जो वो अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकता था। इस डिफेंस पैक्ट ने अमेरिकी मार्केट में जापानी सामानों के लिए एक बेस बनाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाले इन्वेस्टमेंट के साथ जापान को उसकी तरक्की के और नए रास्ते मिले। अब जापानी कंपनियां भी भारी इन्वेस्टमेंट के साथ आगे आईं, जिससे बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की गई। इस तरह के सेटअप ने जापान को एक हाईली एडवांटेजेस पोजीशन में लाने की मदद की। इसका फायदा ये हुआ कि अब अमेरिकी कंज्यूमर्स भी इन जापानी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी दिखाने लगे। कहते हैं कि पहले इन जापानी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह ही समझा जाता था, क्योंकि वो काफी अनरिलायबल और चीप हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने अपने इनोवेशन और गैजेट्स में लगातार सुधार के साथ वापसी की। एग्जाम्पल के लिए बताएं तो उन्होंने अपनी कुछ बेहतरीन फैक्स मशीन अमेरिकन मार्केट में निकाली, जो काफी कॉम्पैक्ट और तेज थी। वहीं दूसरी तरफ पैनासोनिक, सोनी और निंटेंडो जैसी जापानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बहुत जल्द ही एक घरेलू नाम बन गए, क्योंकि उन्होंने अब हाई क्वालिटी और रिलायबल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। अमेरिकी बाजार में इन जापानी प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस ने मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर जापानी इकोनॉमी को एक अच्छा खासा बूस्ट दिया। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि इन सब चीजों के बीच अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी जापानियों को अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना शुरू किया और जापानी कंपनियों ने भी इसका खूब फायदा उठाया, जिससे उन्हें अमेरिकन मार्केट्स में मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिली। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज को लागू किया जिससे इन जापानी कंपनियों के लिए एक रास्ता खुल गया। तो इस बात को कतई नहीं झुठाया जा सकता है कि जापान को यहाँ तक पहुँचाने में अमेरिका का भी उतना ही हाथ रहा है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जापान की करंट टेक्नोलॉजिकल सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण रोबोटिक्स में इसकी बेहतरीन सफलता भी है। फिलहाल जापान के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगभग 3 लाख रोबोट काम कर रहे हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, अब जापान रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की और भी बढ़ रहा है, जो मेडिकल सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन ला देगा। इसके दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन में भी जापान आज दुनिया के सबसे ऊंचे देशों में शुमार है। जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को तो कौन नहीं जानता होगा। 1964 से चल रही ये ट्रेन आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में आती है। आज भी ये बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दोस्तों, यही वो चीजें हैं जिनके चलते आज हम जापान को दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप नेशंस में गिनते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।